सेक्टर को लेके पहले जितना आप उत्साहित रहा करते थे, पहले जितने रिटर्न की उम्मीद करते थे, शायद उतना ना करें, लेकिन अब आईटी सेक्टर ठीक ठाक वैल्यूएशन में पहुंच चुका है। पी और मल्टीपल का हवाला देकर अनुराग सिंह साहब कह रहे थे। अनुराग सिंह साहब, मैं आप ही से शुरू करूं दोबारा कि आप दो चीजें कह रहे हैं कि पहले इसके मुकाबले अब काफी यहाँ का वैल्यूएशन ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल जो दूसरी बाहरी कंपनियां उनके मुकाबले अभी भी ज्यादा है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करें कि नहीं अब इंडिया का ठीक है? और दूसरा एक सवाल मैंने पूछना भूल गया था, पूछा तो मुझे याद नहीं है कि रूपी की बात जो कर रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, वो अभी के आईटी के डाउनफॉल में उसका योगदान कितना है और रूपी का आउटलुक को देखते हुए कितना उत्साहित रहा जाए? एड्रेस करते हैं लक्ष्मण जी। देखिए, इतने टाइम से कह रहे हैं मार्केट्स महंगे हैं महंगे हैं। एक सेक्टर जो कि अब आधा वैल्यूएशन पर आ गया है, वो ठीक वैल्यूएशन पर आ गया। लेकिन बातें इंडियन मार्केट में क्या चल रही है, यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको तो निकालो, इसको इंडेक्स से भी निकालो। एकदम ऑपोजिट सोचना है इन्वेस्टर्स ने इसका। आपने जो पिछले 4-5 साल से आप माल खरीद रहे हैं, वो बहुत डबल प्राइस पे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं प्रमोटर आपको, आप खरीदे जा रहे हैं। गलत स्ट्रैटेजी है। अब ये राइट प्राइस पर आ गया, अब आप इसको खरीदना है, लेकिन लोकल क्लैमर क्या चल रहा है कि इसको तो इंडेक्स से ही निकालो, ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। भाई अंडर परफॉर्म, आप चीज महंगे खरीदते जाएंगे एक पॉइंट पे, तो वो कुछ टाइम ओवर परफॉर्म करेगी, लेकिन सामान तो महंगा ही रहने वाला है वो, जैसा आईटी में दिख रहा है। तो आई थिंक आई स्ट्रांगली डिसएग्री एंड एनकरेज इन्वेस्टर्स के अब एक ही सेक्टर है भाई जो ठीक पे आ गया है प्राइस पे, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रह सकते हैं। लक्ष्मण जी, बहुत ही एक मिनट, इसको एक हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात आपने कही, ये जो है बदल गया रोल। दरअसल सुनील सुब्रमण्यम वाला रोल आपने ले लिया यहाँ पे, ये पहले कहा करते लेना आपको, तब आप करेंगे वैल्यूएशन आकर्षक हो गया। ठीक है, अच्छा। और ये और रखिए कि 10-15% गिरेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एफआईआई का स्टेक है। बाकी जो लोग लोकल मार्केट में, मैं पूरे इंडिया की चर्चा सब सुन रहा था, सब कह रहे थे अब इनको इंडेक्स से भी निकालिए और बाकी कंपनीज लाइए। उन कंपनीज में तो 75% प्रमोटर होल्ड करके बैठे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि क्यों उनकी बातें चल रही हैं कि इनको इंडेक्स में लाइए ताकि अब एसआईपी मनी यहां पे खर्च हो। ये सब बेकार की एडवाइस जो चलती है ना कई बार। देखिए, आपके यहाँ लक्ष्मण जी बहुत समय से मैं आ रहा हूँ, आगे भी ये हमारा ये रिलेशनशिप चलता रहेगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। बट यू कैन गो बैक एंड रिविजिट द वीडियोस। इन सब से आपका फायदा नहीं हुआ है पिछले 4-5 साल से, इन्वेस्टर्स को महंगा खरीदने से लाभ नहीं हुआ है। और ये अब उनको समझना चाहिए कि ये जो टोटल क्लैमर सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स को ना सुने, थोड़ा बाहर की आवाजें भी सुने एंड थोड़ा सा बैलेंस करिए नजरिए को। अगर पिछले 2 साल से ले भी नहीं, इसीलिए तो आपको इनवाइट करता हूं अपने शो में। नहीं नहीं, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल उसका सम्मान करता हूं लक्ष्मण जी कि ये आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही वॉइसेस, देखिए वही रेट है ना। फॉरेन इन्वेस्टर लगातार बेच रहे थे, आप इंडियन इन्वेस्टर लगातार खरीद रहे थे, वही मार्केट था ना। नजरिया बैलेंस करना चाहिए इन्वेस्टिंग में, एक तरफा तेजी नहीं होती है, राइट? तो वो एक समझना होगा। रुपी पर आपने छोटा सा बोला, देखिए रुपी का एक प्रॉब्लम था, वो भी देखिए, ये भी चर्चा में काफी बहुत बहुत कम आवाजें रहती हैं मीडिया पे। तकरीबन सब लोग कह रहे हैं ये तो रुपी फॉरेन इन्वेस्टर्स गिरा रहे हैं, ये साजिश चल रही है, मीडिया की साजिश है। मैं 1-2 साल पुराने भी डिस्कशंस हैं, मुझे भी पता है इंडियन रुपी अगर 95 से नीचे नीचे था, वो आरबीआई ने उसको 81 से 83 पे रोका हुआ था 2 साल तक, लगातार डॉलर सप्लाई करके। उस समय बहुत सारे इंडस्ट्रियल घरानों ने बहुत इंपोर्ट्स करने थे उनको। अब ये कंट्रोवर्शियल बातें, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती आप एक रुपी को कंट्रोल करेंगे, वो ठीक नहीं होगा। अब रुपी इज गेटिंग टू द राइट लेवल, 95 से 100 के बीच में ठीक लेवल है वो। अब वो स्टेबलाइज हो जाएगा, 3% डिप्रिशिएट करेगा हर साल तकरीबन, ऐसा लगता है, अनलेस ये एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना कर दे तो, राइट? तो ये बैलेंस व्यू है। आई थिंक ये हेल्प करता है आईटी कंपनीज को, राइट? और ये हमेशा ही हेल्प करेगा, बिकॉज उनकी इनकम तो डॉलर में है, उनकी इनकम तो रुपी में नहीं है। तो दैट हेल्प्स देम, राइट? इट इज अ हेज टू द इंडियन इकोनॉमी। तो अब देखिए नजरिए की बात है, मतलब लक्ष्मण जी, बट दिस इज वेयर आई बिलीव कि इन द एंटायर इंडियन लैंडस्केप मार्केट, आईटी इज वन सेक्टर विच हैज नाउ गॉट टू सेनर लेवल। हाँ, एक चीज और समझाता हूँ। ये अभी भी आप देखिए तो मेटा जैसी कंपनीज की 20 पे मल्टीपल पर है, और इन्फोसिस और टीसीएस भी 20 पर दिखती हैं। ये फर्क इसलिए है कि जैसा मैंने पहले, और ये बात हर इंडियन इन्वेस्टर को समझना चाहिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे कैपिटल फ्रीली फ्लो करती है। तो यूनाइटेड किंगडम के म्यूचुअल फंड्स जो है यूके में सिर्फ 4% पैसा लगाते हैं, बाकी पैसा उनका यूएस इक्विटी में लगा रहता है। लेकिन इंडियन फंड्स के पास में ये ऑप्शन नहीं है, वो एनवीडिया नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको यही खरीदना है। तो आप जितना पैसा उनको देंगे,
वो इन्हीं कंपनीज को उतना ही और में कर ज्यादा देंगे। तो ये रेगुलेटरी कैपिटल कंट्रोल है आरबीआई का और गवर्नमेंट का, जिससे वो बना रहता है। तो व्हेन पीपल से इंडिया इज ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज कैपिटल कांट गो आउट। ये अब रेगुलेटरी रियलिटी आगे भी रहेगी, कोई कोई भी गवर्नमेंट आके इसको खोलने वाली तो है नहीं। तो आपको तो वो देखना है। इट्स लाइक बॉम्बे में मकान खरीदेंगे भाई, यही है प्राइस, उससे सस्ते में आपको लंदन में मिल जाएगा, लेकिन अब बॉम्बे में खरीदना है तो प्राइस वो महंगा ही है। दैट्स द रियलिटी। प्राइस महंगा, बॉम्बे के लैंड को एक्सपेंड कर नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ समुद्र पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, वो कर खैर, सकते हैं, वो कर तो सकते हैं लक्ष्मण जी, करता नहीं है कोई, वो तो आपको रियलिटी पता है। वो फिर एग्रीकल्चर लैंड, वो सब रेगुलेटरी डिबेट होगा, उस पे हम लोग, यू नो दैट। ठीक है। वो समझते हैं। जो इकोसिस्टम उसकी बात आपने कहा, जिस इकोसिस्टम में हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अनिल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं सुनील सर के पास जाऊंगा। जी, यहाँ पर देखिए एक ही चीज़ है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए दो व्यू होते हैं। एक तो फंड मैनेजर का व्यू अलग होता है, रिटेल इन्वेस्टर का व्यू अलग होता है। फंड मैनेजर के पास बहुत बड़ा उसका व्यू होता है, बहुत बड़ा फंड भी होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर बात कहूँ तो मैं उन्हीं के नाते कहता हूँ और उन्हीं की तरफ से मैं कहता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर से एक दूरी बनाएं। बहुत से दूसरे सेक्टर हैं जो लीड कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि मेटल सेक्टर हो गया, एनर्जी। यहाँ पे जो अनुराग जी का व्यू है वो ये है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप वहां पे जाइए, वो लीड बना रहे हैं जी। लेकिन ये आईटी सेक्टर जो गिर के आ गया अपनी क्षमता, उसका कारण बताऊं लक्ष्मण जी। देखिए, हम लोग 4-5 महीने पहले भी हम बात किए थे, वही मेरा अभी भी है और वो अब आंकड़ों में दिखाई। तब मैंने, अगर 4 महीने पहले, अगर आपको ध्यान हो, आपके ही शो में मैंने कहा था कि ये जो भी एआई का जो आ रहा है रोल, उसकी वजह से इनकी रेवेन्यू गिरेगी। इनकी जो बिलिंग पहले $100 पर आवर की होती थी, क्योंकि मैन आवर डॉलर वाली बिलिंग चलती थी, वो उसकी अब उतनी जरूरत नहीं होगी। वो काम अब एआई से करवा लेंगे तो इनकी बिलिंग गिरेगी। अब वो देखिए नतीजों में दिखने लगा, तब तक नतीजे नहीं आए थे, अब नतीजों में दिखने लगा। मेरा ये अनुमान है कि ये रेवेन्यू जो कंप्रेशन है ना, ये आगे और होगा। ऐसा नहीं कि बस एक क्वार्टर में रुक जाएगा, ये अभी और चलेगा जब तक कि अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करके एआई बेस्ड, एआई इनोवेशन बेस्ड अपना कोई नया प्रोडक्ट मॉडल नहीं बनाते हैं ना, रेवेन्यू मॉडल, तब तक इनकी जो रेवेन्यू है वो कंप्रेस होती रहेगी। और वही सबसे बड़ी चिंता की बात। दरअसल अनिल जी जो बता रहे हैं वो फंडामेंटल चीजें बता रहे हैं। आप जो कह रहे थे अनुराग जी, वो दरअसल पी और वैल्यूएशन के हिसाब से जा रहे थे। हाँ बोलिए जी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने सर आऊंगा आपके पास, 1 मिनट। हाँ, मैंने अनिल जी का व्यू नहीं सुना। 2021 में देखिए, इंडियन मार्केट में मोमेंटम खेल रहे हैं लोग। 2021 में सबने खूब खरीदवाया टीसीएस को 4,500 के रेट पे, सबने। टाटा सन्स ने खुद आके स्टेक बेचा है। आज 2,000 पे बोल रहे हैं, ओ अब निकल जाइए, इससे दूर रहिए। 4,000 पे इन्हीं के, अनिल जी की बात नहीं कर रहा हूं। 2021 और 22 में खूब वीडियो भरे पड़े हैं, हर कोई आईटी खरीदवा रहा था। मेरी समझ, मैं इस इन्वेस्टिंग से, मुझे माफ करें, अगर जो 4,400 पे खरीदने को बोलता है और 2,000 पे बोलता है एग्जिट कर लीजिए, ऐसी इन्वेस्टिंग से मेरे पैसे तो मुझे नहीं लगता बनेंगे। तो मैं इन्वेस्टर्स को भी ये सलाह दूंगा, थोड़ा बैलेंस रहिए प्लीज। अभी अनिल जी ने 2021 में क्या कहा था वो मुझे नहीं पता। ठीक है। सुनील सुवर्णम साहब, बहुत देर से आप शांत बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको लगता है व्यू दोनों से अलग है? नहीं, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि अनुराग जी आप दोनों एक पिच पे आ गए हैं, या फिर पिच बदल लिया आप लोगों ने? कोई तो एक दूसरा पक्ष होना चाहिए ना, वो मैं रख रहा हूं आज। हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं दोनों से सहमत हूँ। ओके, और मैं फर्क क्या बताऊं, अनिल जी अगले 3 से 6 महीने में आईटी और भी गिर सकता है बता रहे हैं। और अनुराग जी की बात उन्होंने प्रॉपरली सुनी। अनुराग जी ने कहा कि और 10-15% गिर सकता है, मगर आप परफेक्ट बॉटम कभी पकड़ नहीं सकते हो। और ये वैल्यू जोन में आ गया और भी वैल्यू जोन में जाएगा, बट खरीदारी कब तो शुरू करनी है। अब इंतजार, बॉटम आएगा, जब सब कहेंगे तब आएगा, तब खरीदेंगे, बात नहीं बनेगी। तो अनिल जी से भी सहमत हूं कि अगले 3 से 6 महीने में प्रेशर हो सकता है, मगर अगर आपका आउटलुक साल, 2 साल, 3 साल का है, तो अब से स्टैगर्ड खरीदारी करेंगे और लार्ज वर्सेस लार्ज में ज्यादा फोकस कीजिए। उसका 3 कारण है। एक है वैल्यूएशन सस्ते हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल। सेकंड है कि रुपी का जो, उनकी जो इंटरनेशनल बिजनेस में रुपी का बेनिफिट आता है। एफआईएस की पसंदीदा लार्ज कैप होते हैं। तो एफआईएस की, जैसे अनिल जी ने सही कहा कि फंड मैनेजर की सोच अलग है और रिटेल की सोच अलग होगी। मैं कह रहा हूं कि जो रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट होगा वो फंड मैनेजर की सोच को फॉलो करेगा फॉर द मीडियम टर्म।
तो वही सक्सेसफुल होगा। तो मेरी बात दोनों से मैं सहमत हूं। क्या है कि दोनों अलग अलग जिंदगी, अलग अलग वर्ल्ड में है। अनिल जी की वर्ल्ड है 3 से 6 महीने में। अगर उन्होंने कुछ सलाह दे दिया आज और कल गिरा तो लोग डांटेंगे उनको, तो उनकी बात अलग है। अनुराग जी तो बाहर बैठे हैं, एफआईआई भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, और प्रॉपर ढंग की एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दोनों से सहमत हूं। तो एक रिटेल स्मार्ट इन्वेस्ट के तौर पर क्लियर है कि आपको लार्ज कैप आईटी में स्टैगर्ड तरीके से खरीदारी शुरू करनी है। और भी गिर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये जो एवरेज लो कॉस्ट में आप खरीदेंगे वो आपको फायदेमंद रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली रुपी का 3 से 4% का साल भर का डिप्रिसिएशन आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली आएगी ओवर एंड अबव द आईटी की अर्निंग्स। तो इवन इफ दे गिव 3-4% मुझे लगता है 7% मिनिमम। तो मैंने दोनों बात से सहमत हूं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि दोनों सेम थिंग कह रहे हैं, मगर क्या है कि नजरिया डिफरेंट है, अलग अलग वर्ल्ड नजरिया में। डिफरेंस है, लेकिन नहीं, हमारी कोशिश भी यही होती है कि अलग अलग नज़रिए को सामने रख दिया जाए, अलग अलग व्यूज़ को सामने रख दिया जाए, और आपका पैसा आप जानिए आपको कैसे लगाना है। लेकिन ये ना हो कि मैं वन साइडेड आपको चीज़ें लेकर रख रहा हूँ। एक सवाल, चूंकि आईटी पे तो काफ़ी अच्छी बातचीत आप लोगों ने कर ली, सारे पक्ष रख दिए। एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा था, मैं शो का समय कम, इसलिए संक्षिप्त में आप तीन लोगों का जवाब चाहूंगा, वो ये कि आईटी सेक्टर अपने आप में सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं है। वहां पे कोई अगर इस तरह के दिक्कतें आती हैं तो इससे जुड़े हुए कई सारे सेक्टर होते हैं जहां पे असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण होता है, जो खासतौर से ऑटो सेक्टर हो, लग्जरी सेगमेंट वाले सेक्टर हो, वहां पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि लोग ले ऑफ होते हैं, सैलरी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है। तो इससे इसका असर साइड इफेक्ट वाले कौन से सेक्टर आपको दिख रहे हैं? शुरुआत सुनील जी आप ही से। डेफिनेटली कंजम्पशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखेगा, बिकॉज आईटी कंपनी में अगर एक जॉब की विजिबिलिटी नहीं है उनके पास, तो घर खरीदना सोचेंगे, क्योंकि उसमें 20 साल या 15 साल का ईएमआई लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट दिखेगा। गाड़ी खरीदने में 5 साल तक का ईएमआई लेते तो वो सोचेंगे। मगर क्या है कि उसका इम्पैक्ट जरूर एक कंजम्पशन की ग्रोथ रेट पे आएगा। कंजम्पशन घटेगी नहीं, बट जिस रेट पे ग्रो कर सकती है उससे कम ग्रो होगी, वो जरूर बात है। रियल एस्टेट की बात आपने उठाई, देखिए रियल एस्टेट में आईटी का इंक्रीमेंटल बाइंग तो नहीं होगा, मगर डेटा सेंटर पे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी एक डेटा सेंटर की ग्रोथ होगी, वो रियल एस्टेट सेक्टर को कॉम्पनसेट कर लेगी उस हिसाब से। तो इसलिए रियल एस्टेट के बारे में एक जो हाउसिंग का डिमांड होगा उसमें शायद उतनी ग्रोथ रेट कम हो सके, मगर कॉर्पोरेट रियल एस्टेट का डिमांड थ्रू डेटा सेक्टर इसको काउंटर कर सकता है। जो ये दो बड़ी सेक्टर है जहां पर इसका इम्पैक्ट होंगे दिखेगा। बट अल्टीमेटली अगर कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में ईएमआई घटते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उसका थोड़ा असर तो आएगा इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ। बट आपके लिए जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, लोन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ। तो मे बी दिस इज अ बिट अ फ्यू मंथ्स और मे बी अ ईयर अवे। ठीक है, अनिल जी। जी जी, देखिए इसका जैसा सुनील जी ने कहा एकदम वही है। इसके रियलिटी पे इसका असर पड़ता है, साथ में कंजम्पशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो मौके हैं वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि देखिए जो एआई जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें एनर्जी सेक्टर को बेनिफिट है, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन इसमें बढ़ेगी। उसके अलावा जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेटा सेंटर, तो जो हमारे जो मेटल के सेक्टर्स हैं, जो हमारी जो वायर वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनमें उनका काफ़ी बढ़ाएगा। ट्रांसफार्मर्स का बिजनेस काफ़ी रहेगा। इस तरीके की काफ़ी जो उनके मतलब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग जुड़े रहेंगे उनको वहां पे उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। तो एक तरफ से अपॉर्चुनिटी कम कर रहा था, दूसरी तरफ से नई अपॉर्चुनिटी बना भी रहा है। अनुराग सिंह जी, समझनी है। अनुराग सिंह जी, हमारे पास 40 सेकंड का समय है। नहीं, ये सेक्टर सब कवर कर दिए हैं अनिल जी ने, सुनील जी ने। तो आई थिंक तकरीबन वही है कि बैंकिंग एंड कंजम्पशन, हाई एंड कंजम्पशन पे थोड़ा फर्क पड़ता है। फॉरेन ट्रेवल थोड़ा कम हो जाएगा, उससे तो फायदा ही है इंडिया को। बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे लक्ष्मण जी फर्क नहीं है, अभी उतना भी डेंजर नहीं आया है, तो वी शुड नॉट बी अलार्मिस्ट। इंडिया का सबसे बड़ा खतरा जो है वो है कंप्लेसेंट गवर्नमेंट। वही सबसे बड़ा खतरा है बराबर, और उसको कोई भी उसको देखता नहीं है। सब लोग आंख बंद करके बैठे हैं। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स तकरीबन 4-5 साल से बंद हो गए। वही सबसे बड़ा खतरा है, और वो पकड़े गए अभी देखिए एनर्जी के केस में। तो दिस इज वेयर गवर्नमेंट हैज टू एक्ट, राइट। बाकी सब लोग अपनी जिद्दोजहद कर ही रहे हैं लक्ष्मण जी, उस पर तो